5 साल तक लाइलाज कैंसर से जूझने के बाद हिराकू के जीवन की आखिरी लौ बुझ गई और उसकी आत्मा स्वर्ग लोक में प्रवेश कर गई। 39 साल का जीवन धोखे और पीड़ा से भरा होने के कारण दुनिया के भगवान ने उसे इतनी भयानक जिंदगी देने के लिए माफी मांगी। इसीलिए अपनी गलती सुधारने के लिए भगवान उसे एक स्वस्थ शरीर के साथ दूसरा जीवन देंगे और उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा करते हैं। हिराकू ने हमेशा से बस एक ही इच्छा की थी कि वह किसी एकांत जगह पर किसान के रूप में पुनर्जन्म ले। उसकी यात्रा में मदद करने के लिए भगवान ने उसे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली उपकरण सर्वशक्तिमान कृषि उपकरण दिया। एक स्पर्श के साथ उसकी लौ फिर से जल उठती है और हिराकू एक जंगल के बीच जाग जाता है। वर्षों में पहली बार अपने शरीर को हिलाते हुए उसे एहसास होता है कि यही वह सब कुछ है जिसकी उसने कामना की थी, और हाथ में सर्वशक्तिमान खेती का औजार आते ही वो अपने नए शरीर का उपयोग जमीन को सुधारने के लिए करने लगता है। खेत जोतते समय उसने गौर किया कि उस औजार को इस्तेमाल करने पर उसे कभी थकान नहीं होती। फिर भी उसे अपने खेत के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी थी, इसलिए उसने पूरे जंगल में खोज की जब तक कि उसे अपना घर बनाने के लिए एक विशाल पेड़ नहीं मिल गया। जंगल में कहीं भी नदियां या तालाब नहीं थे, इसलिए अपनी प्यास बुझाने के लिए हिराकू ने पानी के वास्ते एक कुआं खोदने का फैसला किया। उसका सर्वशक्तिमान खेती का औजार एक फावड़े में बदल गया और उसने उसे जमीन में गहराई तक खोदने दिया जब तक कि पानी का एक छोटा सा स्रोत नहीं बन गया। पानी का स्रोत मिलने के बाद उसने जमीन साफ करना शुरू किया। तभी उसे एक पेड़ मिला जो खेती करने में बाधा डाल रहा था। अपने पिछले जीवन के अनुभव से उसने उसे सही तरीके से काटने की कोशिश की, लेकिन अपनी सर्वशक्तिमान कुल्हाड़ी के एक ही वार से पेड़ तुरंत गिर गया और वह उसके नीचे दबने से पहले ही वहां से भाग निकला। अब जब उसे पहला ओक का लट्ठा मिल गया था तो उसने अपने हथौड़े से उसे 4 ओक के तख्तों में बदल दिया। क्राफ्टिंग टेबल का उपयोग करके सभी लट्ठों को तख्तों में बदलने के बाद सूरज ढलने लगा। वह आग जलाने के लिए घबरा गया, लेकिन लकड़ी न होने के कारण उसने पूरी रात उस विशाल पेड़ में एक छेद खोदकर बिताई। शुरुआत में उसे लगा कि वह मिट्टी की झोपड़ी बना सकता था, लेकिन उसे याद आया कि इस दुनिया में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था, इसलिए वह खुद को जिंदा दफन नहीं करना चाहता था। अगली सुबह उसने लकड़ियां इकट्ठी की और वही गलती दोबारा न हो इसलिए पहली बार आग जलाई। दूर के सभी पेड़ों को साफ करते हुए 1 दिन से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन हिराकू न तो एक बार भी थका और न ही उसे भूख लगी। यह उसके सर्वशक्तिमान उपकरण की शक्ति थी, और जैसे ही वह जंगल साफ करने वाला था एक राक्षस खरगोश उसकी ओर दौड़ा, लेकिन अपनी शक्तिशाली छड़ी से उसने उसे तुरंत खत्म कर दिया। कबाब खाते समय उसे खरगोश को मारने का पछतावा होता है। खाना खाने के बाद उसे बाहर निकालने का कोई तरीका तो चाहिए था, इसीलिए हिराकू ने निजता के लिए एक आश्रय के साथ एक अभिनव शौचालय बनाया। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद उसने जमीन की जुताई शुरू की और बाकी दिन ये सोचने में बिताया कि उसे सबसे पहले कौन सी सब्जियां उगानी चाहिए। जब तक उसका काम खत्म हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए उसने अगले दिन बीजों की तलाश करने का फैसला किया, लेकिन सुबह होते ही जमीन पर पौधे अंकुरित हो गए थे। बिना किसी कारण के पौधे कैसे उगाए यह समझ से परे था, और हिराकू को लगा कि यह उसके खेती के औजार का असर है। चाहे वे कैसे भी आए हों, उसने रात में ज़ॉम्बी से बचाने के लिए बाड़ बनाना शुरू किया और क्रीपर्स को दूर रखने के लिए एक टीला खोदा। इस प्रक्रिया में कुछ दिन लगे, लेकिन घेरा पूरा करने के बाद हिराकू ने देखा कि पौधे अविश्वसनीय गति से बढ़ रहे थे। बची हुई सारी लकड़ियों से उसने एक छोटा लकड़ी का घर बनाने का फैसला किया और अपनी बढ़ईगिरी की कुशलता से एक सुंदर छत बनाई। कुछ और दिनों तक अपने खेत का विस्तार करने के बाद हिराकू ने कुछ भेड़ियों को देखा जो बहुत घायल थे, इसलिए उसने उन्हें अंदर लाने की कोशिश की। उसने जिस विशाल जंगली सूअर को हराया था उसके बचे हुए मांस से हिराकू ने उन्हें खिलाया, लेकिन देखा कि उनमें से एक गर्भवती थी। बचपन में उसकी एकमात्र इच्छा एक कुत्ता पालने की थी, इसलिए उसने चाहा कि वे उसका साथ दें, लेकिन मादा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उन्हें सुरक्षा देने के लिए वह उन्हें लकड़ी के घर में ले आया और सूरज ढलने पर उन्हें गर्म रखने के लिए आग जलाई। एक लंबी जागती रात के बाद हिराकू ने 4 छोटे पिल्लों को दूध पीते देखा। उनके स्वस्थ जन्म का जश्न मनाने के लिए उसने उन्हें सबसे स्वादिष्ट मांस दिया जो उसने इकट्ठा किया था। कुछ समय बीत गया और कुत्ते उसकी झोपड़ी के अंदर ही रहने लगे, इसलिए हिराकू ने उनके ठीक बगल में एक नया घर बनाने का फैसला किया। जब तक पिल्ले इधर उधर दौड़ने लगे उसके पौधे कटाई के लिए तैयार हो गए थे और उसने देखा कि टमाटर सबसे पहले फल देने वाले पौधे थे। उसने उनमें से कुछ अपने कुत्तों को खिलाए और नर का नाम कुरो और मादा का नाम युकी रखा। कुछ हफ्तों बाद हिराकू ने अपने सर्वशक्तिमान खेती के औजार के सभी रहस्य जान ली। आलू के बारे में सोचते ही उस औजार ने जादू से आलू के बीज बो दिए, तो उसने इस तरकीब से अपनी मनपसंद सारी चीजें उगा ली। और तो और उस औजार से उगाई गई हर चीज सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती थी। देवताओं द्वारा उसे इतनी शक्तिशाली वस्तु देने के लिए आभारी होकर हिराकू ने उन्हें याद करने के लिए 2 मूर्तियां बनाई। उस दोपहर उसे एहसास हुआ कि उसका भोजन बहुत दोहराव वाला हो रहा है, इसलिए उसने कुछ पेड़ लगाने का फैसला किया। उन्हें फल देने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन इंतजार सार्थक होगा। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए भेड़ियों के सींग उगने लगे और उन्हें 30 मिनट की दूरी पर एक झरना मिला। इससे ताजा पानी मिलना बहुत आसान हो जाता। उसे जितनी खुदाई करनी पड़ती वह दूरी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसने फिलहाल अपने बेस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया।
खेत लगातार बढ़ रहा था और उसने खुद को बनाए रखने के लिए गेहूं और गन्ने जैसे कई तरह के पौधे लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे महीनों की प्रगति बीतती गई, हिराकू दिनों का हिसाब भूलने लगा और सर्दियां तेजी से नजदीक आ रही थीं। इस हालत में खेती जारी रखना उसके लिए मुमकिन नहीं था और विशाल खरगोश की खाल सड़ने लगी थी, जिससे बहुत बदबू आ रही थी। सर्दियों की तैयारी के लिए उसने खाना और जलावन इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन एक दिन कुरो उसे एक विशाल मकड़ी से मिलवाने ले गया। उसकी पूंछ के रेशम से वह बारीक कढ़ाई वाला रुमाल बना सकती थी। वह उसके छोटे से खेत की नई निवासी बन गई और कुछ आलू के बदले सारे कपड़े तैयार करने लगी। चाहे उसे सर्दियों के लिए कोट चाहिए हो, पत्तों से भरा बिस्तर या ठंडी हवा रोकने के लिए पर्दे, वह मकड़ी झाबुटन उसकी हर जरूरत पूरी करती थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी धीरे धीरे सभ्य होने लगी थी और आखिरकार सर्दियां आ गईं। उसने जो अंगीठी बनाई थी उससे वह कड़ाके की ठंड में रातें गुजार पाया। फिर भी जीवित रहने के बावजूद वह बहुत अकेला महसूस करने लगा था, यह सोचकर कि कहीं वह किसी से बात करना न भूल जाए। जब लंबी सर्दियां गुजर गईं और वसंत आया तो भेड़िए के बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिनों बाद वे अपने साथियों के साथ वापस आ गए। उनमें से एक ने तो एक कमजोर भेड़िए को पीटकर एक असली मर्द की तरह उस मादा भेड़िए का दिल जीत लिया। लेकिन केवल वही हैरान करने वाले नहीं थे, क्योंकि मकड़ी अपने बच्चों के साथ वापस आ गई। उन सभी के परिवार बढ़ रहे थे, इसलिए हिराकू ने खेती शुरू की ताकि वह उन्हें खिला सके। लेकिन जैसे ही उसने खेती की, मकड़ी ने खतरे का संकेत देना शुरू कर दिया। कुरो हिराकू के साथ उस स्रोत की ओर दौड़ा और जंगल के बीचों बीच उन्हें एक चांदी के बालों वाली लड़की रोती हुई मिली। सभी जानवर आशंकित थे और उसने उससे मदद मांगी, इसीलिए हिराकू उसके पास गया। लेकिन जैसे ही उसने उसे ढकने की कोशिश की, वह उसके जाल में फंस गया और लड़की उसकी गर्दन काटने के लिए उस पर झपट्टी और एक रहस्यमयी वैम्पायर में बदल गई। भेड़ियों ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और उसे पीटने लगे, जिससे वह वापस अपने छोटे रूप में आ गई। उसने सोचा कि क्या वह उसकी दुश्मन है, लेकिन लड़की ने कहा कि उसे अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए उसका खून पीना पड़ा, वरना वह मर जाती। उसके कुत्तों ने उसे जितना मारा उस पर उसे बुरा लगा, इसलिए उसने उसे अपनी गर्दन काटने का मौका दिया। उसने उसका खून पीना शुरू कर दिया। वह वापस अपने बड़े रूप में आ गई। उसने पहली बार ये अजीब फल देखे थे और जब उसने उन्हें चखा तो उससे वे बहुत स्वादिष्ट लगे। वह खुश था कि कोई उसके खाने का आनंद ले रहा था, क्योंकि पहली बार उसे इस अकेलेपन भरी दुनिया में कोई ऐसा मिला था जिसके साथ वह समय बिता सकता था। अपने घर वापस आकर उसे एहसास हुआ कि आज का दिन आश्चर्यों से भरा था और वह सोचने लगा कि क्या ऐसा फिर कभी होगा। उसका नाम लुलुसी था और उसने उससे पूछा कि क्या वह भविष्य में उससे मिलने आ सकती है। वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता और उसे इस बात की परवाह नहीं कि वह वैम्पायर है। उसे नहीं पता कि वह और कितने साल अकेले रह पाएगा। वह उससे कहती है कि यह सब बहुत अचानक है, क्योंकि उसे शादी के प्रस्ताव की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हिराकू को एहसास होता है कि उसने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। यह समझने के बाद कि वह वास्तव में उसे प्रपोज कर रहा था, उसने अपनी बात पर जोर देते हुए उससे शादी करने की विनती की। लू मुस्कुराती है और कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। वे एक दूसरे के बगल में बैठकर पेड़ों को बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन मकड़ी फिर से अलार्म बजाने लगती है। हिराकू दौड़कर आता है और सोचता है कि उसे सब कुछ पहले जैसा क्यों लग रहा है। वह एंजेल लड़की को आजाद करता है और सोचता है कि कहानी में अब बहुत दिलचस्प मोड़ आने वाला है। लू चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेल लड़की उसे ढूंढ लेती है और उसे घसीट कर ले जाने के लिए तैयार है, इसलिए कुत्ते उसे खा जाते हैं। जिया ने अपना परिचय टिया के रूप में दिया और वह लू को खोजने आई है, क्योंकि उसके सिर पर इनाम रखा गया है। वह लगातार अलग अलग मिश्रणों पर शोध करती रहती थी और जब भी कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता तो वह पूरे राज्य को उड़ा देती थी। लू ने बताया कि यही कारण था कि वह उस दिन जंगल के बीच में थी, इसलिए वह मेज पर झुक गई और टिया से पूछा कि क्या वह यहाँ रहना शुरू करना चाहेगी। उसने उसे अपनी सारी फसलें दिखाने का वादा किया। खेत में हिराकू उसे पत्ता गोभी काटना सिखाने की कोशिश करता है। काटने के बाद उसने इसे भोजन के रूप में तैयार किया और उसे देने से पहले उस पर थोड़ा नमक छिड़का। उसे यह बहुत स्वादिष्ट लगा और खेती के एक लंबे दिन के बाद उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके खुद को साफ किया। अपने घर के अंदर उसने पहली बार स्ट्रॉबेरी चखी और लू ने उससे कहा कि वे उसे अगली बार स्ट्रॉबेरी क्रीम पाई बनाना सिखाएंगे। उसने उसके हाथ पकड़ ली और उनसे यहीं रहने की विनती की। यह उनके साथ रहने की शुरुआत थी। टिया को स्ट्रॉबेरी क्रीम पाई बहुत पसंद आई, इसलिए उसने और स्ट्रॉबेरी मांगी, लेकिन हिराकू को लगा कि अभी और विस्तार करने से खाना खराब हो जाएगा। चलते हुए हिराकू ने कुरो के नए पिल्लों को देखा और उनके लिए खेत के पास एक अस्तबल बनाने का फैसला किया। उसी समय टिया ने उससे कहा कि वह भी कुछ समय के लिए जा रही है। कुछ दिनों बाद टिया वापस आई। हिराकू सोचता है कि पुरुष एल्फ क्यों नहीं है, लेकिन टिया उस दुखद सच्चाई का खुलासा करती है जिसे उन्हें झेलना पड़ा है। पिछले महान युद्ध के दौरान उनकी पूरी पुरुष आबादी नष्ट हो गई थी और वे अब तक जंगलों में भटक रहे थे। उनकी एकमात्र इच्छा अब अपनी आबादी बढ़ाना है और वे हिराकू से मदद की भीख मांगते हैं। हिराकू ने उन सब के एक साथ रहने के लिए एक घर बनाना शुरू किया। निर्माण और लकड़ी के काम में उनकी कुशलता ने उन्हें केवल 10 दिनों में घर बनाने में मदद की। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एल्फ लीडर यहाँ रहने देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है, इसलिए वे उसके लिए खुदाई और लोहार का काम शुरू करते हैं और जमीन में एक भट्टी बनाना शुरू कर देते हैं।
लोहे को प्रोसेस करने के बाद हिराकू ने उनके बनाए धातु के बर्तन देखे। उन्होंने बताया कि 200 साल जंगल में रहने के बाद वे सब कुछ कर सकते हैं। एक दिन खेती करते समय एल्फ लड़कियों ने देखा कि उसके पास गेहूं का एक विशाल खेत है और उनमें से एक ने उससे पूछा कि क्या वह कुछ ब्रेड बना सकती है और बताया कि उसके पास दुनिया का सबसे दुर्लभ यीस्ट है। हिराकू उत्साहित था, इसलिए लड़कियों ने ब्रेड बनाना शुरू किया और हिराकू को चखाने के लिए उसे ब्रेड स्टिक्स में बदल दिया। अब जब वह आखिरकार ब्रेड बना पा रहा है तो वह गेहूं के खेतों का विस्तार करना चाहता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उनका विस्तार नियंत्रण से बाहर हो रहा है। वह लू से पूछता है कि इस जमीन का मालिक कौन है और वह बताती है कि वैसे तो इसका कोई मालिक नहीं है, लेकिन शायद यह दानव राजा के नियंत्रण में है। हालांकि चूंकि उसने बिना किसी मदद के यह सब बनाया है, इसलिए यह जमीन हिराकू की है। रात में लड़कियां इकट्ठा होकर सोचती हैं कि हिराकू ने इन इन्फर्नो भेड़ियों और दानव मकड़ी को कैसे वश में किया। यहाँ तक कि ये फसलें भी इस मिट्टी में नहीं उगनी चाहिए थीं और वे सोचने लगती हैं कि उसे अपनी दुनिया के बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं है। उसी समय हिराकू को एहसास हुआ कि उसने काफी समय से जलमार्ग नहीं बनाया है, इसलिए वह इसे कल का काम तय करता है। सुबह हिराकू झाबुटन को एक रानी मधुमक्खी की ओर इशारा करते हुए देखता है और हिराकू उनके लिए शहद बनाने के लिए एक मधुमक्खी घर बनाने का फैसला करता है। वह पूरी दोपहर एक जलाशय तैयार करने में बिताता है। उन्होंने कंक्रीट की जलधारा का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया। उनकी कार्य क्षमता के कारण जलमार्ग एक ही दिन में पूरा हो गया और जलाशय पहले ही भर चुका था। इससे उन्हें फसलों को पानी देना काफी आसान हो जाना चाहिए था, लेकिन हिराकू ने देखा कि जलाशय से उसे बिना कुछ किए ही मछलियां भी मिल रही थीं। उसने सोचा कि भले ही इस जंगल में खरगोश खतरनाक थे, कम से कम मछलियां तो शांत थीं। लेकिन तभी एक विशाल मछली ने उसे लगभग निगल ही लिया था। लड़कियों ने उसे मछली पकाते देखा और यह जानते हुए कि वह मौत के जंगल से आई है, उन्होंने सोचा कि क्या इसे खाना वाकई सुरक्षित है। हिराकू ने उसे तैयार किया और उन्हें देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें किसी और तरह का मांसाहारी भोजन चाहिए। हिराकू को समझ नहीं आया कि वे किस मांस की बात कर रही हैं, इसलिए उसने उसे खाना शुरू किया और उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगा। दोनों लड़कियों ने चखा और उन्हें भी वह बहुत स्वादिष्ट लगा और बाकी एल्व्स भी उसका मांस खाना चाहते थे। उन सभी को संतुष्ट करने के लिए हिराकू ने और मछलियां पकड़ना और उन्हें नमक से संरक्षित करना शुरू कर दिया। अपने आहार का विस्तार करने की इच्छा रखते हुए हिराकू ने चावल के बारे में सोचते हुए जमीन जोतने की कोशिश की और हालांकि यह उग तो गया, लेकिन चावल का बनावट सही नहीं था। चूंकि उन्होंने पूरा जलमार्ग बना लिया था, इसलिए उसने एल्व्स के साथ धान का खेत बनाना शुरू करने का फैसला किया। घंटों तक जमीन तैयार करने के बाद हिराकू ने उसने फ्लड गेट खोल दिया और एल्व लड़कियों से मदद मांगी। सभी एल्फ लड़कियां भीगने लगीं। उन सभी ने एक साथ झुककर धान के सभी पौधे लगा दिए। कुछ दिनों बाद सभी पौधे कटाई के लिए तैयार हो गए और हिराकू ने उन्हें सूखने के लिए रख दिया। लिया यह देखकर प्रभावित थी कि उसे यह सब पता था, लेकिन हिराकू आभारी था कि मरने से पहले उसने हमेशा एक फार्मिंग आइडल को देखा था। एक बार जब सभी पौधे सूख गए तो हिराकू ने अपने खेती के औजार से एक थ्रेशर बनाया और उन्हें चावल की कटाई करना सिखाया। लड़कियों ने चावल तैयार करने में लगी सारी मेहनत देखी और सोचा कि क्या उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन हिराकू ने बताया कि अभी एक और चरण बाकी है। उसने चावल पकाने की तैयारी की और लू से आग जलाने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने को कहा। तो उसने सब कुछ राख करने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करने की तैयारी की, लेकिन उसने उसे शांत रहने को कहा, जिससे वह निराश हो गई। एक छोटी सी लौ के साथ हिराकू ने चावल पकाए और अंत में लड़कियों को चखाने के लिए उनके चावल के गोले बनाए। लड़कियों को लगा कि यह बहुत बेकार है और उन्हें इतनी मेहनत करने पर पछतावा हुआ, लेकिन हिराकू जानता था कि वे झूठ बोल रही थीं, क्योंकि सारा चावल खत्म हो चुका था। उसने चावल के खेत को बढ़ाने का फैसला किया और काम खत्म होने के बाद सभी लड़कियां सफाई करने लगीं। आखिर यह सब कैसे हो गया? हिराकू देखता है कि वे सब जादू से खुद को कैसे साफ कर सकती हैं और काश उसके पास भी नहाने के लिए बांध होता। चूंकि उसने आखिरकार एक जलमार्ग बना लिया है, उसने एक बांध बनाने का फैसला किया और लड़कियों को अपने प्लम्बिंग के डिजाइन का ब्लूप्रिंट दिखाया। लड़कियों ने सोचा कि अगर वे नदी में तैर सकती हैं तो यह सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन हिराकू ने उन्हें याद दिलाया कि सर्दियों में वे जम जाएंगी। इसके अलावा वह स्वास्थ्य के लिए सचमुच एक स्नान चाहता था। लड़कियों ने पानी गर्म करने के लिए एक भट्टी बनाना शुरू किया और सबसे बड़ा संभव बाथटब तैयार किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हिराकू सोचने लगा कि वे उस सारे गंदे पानी का क्या करेंगे। टिया को लगता है कि स्लाइम पानी को साफ कर सकते हैं, लेकिन हिराकू ने सोचा कि क्या ये वही खतरनाक राक्षस हैं जिन्होंने साहसी लोगों को नष्ट कर दिया था। टिया को नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वह उड़ गई और उसके लिए कुछ स्लाइम ले आई। उसने उनमें से कुछ को जल शोधन क्षेत्र में और बाथरूम के अंदर रख दिया। बस इसी तरह उनकी गंदे पानी की समस्या हल हो गई तो उसने जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू किया, लेकिन उनमें से एक पर मशरूम उग रहे थे। वह अब तक मशरूम को लेकर सतर्क था क्योंकि वे जहरीले हो सकते थे, लेकिन सभी लड़कियां उन्हें सुरक्षित मानती थीं और उन्हें खाना चाहती थीं। इसलिए हिराकू ने मशरूम उगाने के लिए कुछ लट्ठे तैयार करना शुरू कर दिया। सूरज ढलने तक हिराकू ने आखिरकार स्नान घर तैयार कर लिया और लड़कियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे इसका व्यावहारिक अनुभव लेना चाहती थीं।
उसने अपनी प्लॉट प्रोटेक्शन हटाई और उन्हें दिखाने लगा कि यह कैसे करना है, लेकिन लड़कियां कुछ और ही महसूस करने लगीं, तो उन्होंने अपना प्लॉट आर्मर हटा दिया और उसके साथ शामिल होने का फैसला किया। लू ने उससे कहा कि उन सभी का एक साथ ऐसा करना बिल्कुल ठीक है। अगली सुबह हिराकू ने उन सभी खाने योग्य मशरूमों को देखा जो उग आए थे, लेकिन कुत्ते और भी एल्फ्स को ले आए थे। बेशक वे महिलाएं थीं, पर शिकायत किसे है? लिया बताती है कि वे साथ रहती थीं और वह उन्हें अपने साथ पाकर खुश है। कुरो ने देखा कि उसके मालिक का हरम बढ़ता जा रहा है और वह हमें अपनी कहानी बताता है। मालिक मिलने से पहले उसका कोई नाम नहीं था। पैदा होने के बाद से ही वह अकेला घूमता था और कभी किसी नर से नहीं हारा। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वह आजाद रहे, पर उस एक मादा से मिलते ही उसने उसे हरा दिया। पूरी तरह हारने के बाद वे साथ घूमने लगे, पर एक दिन उसका पेट बढ़ने लगा। वह उसकी रक्षा के लिए सब कुछ करना चाहता था, पर शांति ज्यादा दिन नहीं रही और एक विशाल भालू उन्हें खत्म करने ही वाला था। हालांकि गंभीर रूप से घायल होने के बाद भालू वहां से चला गया। फिर भी वे अब शिकार नहीं कर सकते थे और गलती से जंगल की सबसे खतरनाक जगह यानी उसके केंद्र में पहुंच गए। उन्होंने एक इंसान को बेफिक्र घूमते देखा, लेकिन कुरो ने उसके हाथ में मौजूद औजार को देखा और उससे निकल रही असीमित शक्ति को महसूस किया। उन्होंने अपनी जान जाने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने उनकी देखभाल शुरू कर दी और कुरो ने देखा कि खाना एक गेट बोर का था, जिससे वह प्रभावित हुआ कि वह इतने शक्तिशाली राक्षस को हराने में सक्षम था। बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने तय किया कि हिराकू उनका मालिक बनेगा और उसके बनाए खाने का आनंद लिया। जल्द ही उनके बच्चे एक बड़े परिवार में बदल गए और उन्होंने देखा कि हिराकू का हरम भी बढ़ रहा था। वह आभारी है कि उसका जीवन उसे उनके साथ इतने बेहतरीन जीवन तक ले आया। कुछ हफ्तों के बाद नया बड़ा घर बनकर तैयार हो गया और हिराकू को याद आया कि इस घर को तैयार करने के लिए कितनी खुदाई और लकड़ी काटने का काम करना पड़ा था। भले ही वह जानता था कि यह इतना बड़ा होगा, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह अंदर से इतना सुंदर दिखेगा। उन्होंने उसे वह सुंदर कमरा दिखाया जो उन्होंने उसके लिए बनाया था और उसके मुख्य कमरे के ठीक सामने बड़ा डाइनिंग रूम था। पीछे की तरफ रसोई थी और किनारों पर बड़े भोजन के लिए और भी चूल्हे थे। अंत में तहखाना इतना बड़ा था कि उसमें सर्दियों के लिए ढेर सारा खाना और जलावन रखा जा सके। दूसरी मंजिल पर लड़कियों ने अपने कमरे देखे और वे खुश थीं कि उन सभी के पास अपनी अपनी अलग जगह थी, लेकिन हिराकू ने देखा कि एक कमरे में उसे बंद करने के लिए एक विशाल बोर्ड लगा था। अपनी भगवान की मूर्तियों के अलावा हिराकू ने घर के प्रवेश द्वार को सजाने के लिए कुछ कुत्तों की मूर्तियां बनाई और उसे लगा कि यह बहुत अच्छा आकार ले रही हैं। अपने नए घर के अंदर हिराकू ने एक नई रेसिपी के लिए सभी सामग्री इकट्ठी कर ली। लड़कियां सोचती हैं कि वह क्या पकाने वाला है और वह बताता है कि यह करी नाम का एक व्यंजन है। लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें उसका एक और खाना न छकना पड़े और इसके बजाय वे खुद ही बर्तन में पक जाना पसंद करेंगी। वह अपनी करी के लिए मसाले लेने बाहर गया और लड़कियों ने महसूस किया कि उन्होंने ये पौधे पहले कभी नहीं देखे थे। ये हिराकू के सर्वशक्तिमान खेती के औजार की एक और शक्ति थी। इसकी मदद से वह किसी भी जलवायु में बहुत संवेदनशील पौधे उगा सकता है। मसालों के लिए उसे जीरा चाहिए और वह देखता है कि फूल पहले ही खिल चुका है। जहाँ तक अगले पौधे की बात है, उसे हल्दी चाहिए थी और लड़कियों के जादू से उन्होंने सारे मसालों को सुखा दिया। अंत में उसे धनिया चाहिए था। कुत्ते भी छकना चाहते थे, लेकिन धनिया की महक सूंघते ही वे डर कर भाग गए। थोड़ी और काली मिर्च और लाल मिर्च इकट्ठा करने के बाद हिराकू आखिरकार खाना पकाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने देखा कि लड़कियां उससे ऊब चुकी थीं और चली गई थीं। रसोई में उसने सोचा कि क्या लिया ही उसकी मदद करने वाली अकेली है। उसने उसकी कोशिशों को नजरअंदाज किया और खाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने मांस पकाया और उसमें मसाले डालने की कोशिश की, लेकिन हिराकू को एहसास हुआ कि वह अब तक कुछ भूल रहा था। वह नान है और उसे गुस्सा आया कि वह इसे पूरी तरह भूल गया था। उन्होंने साथ मिलकर रोटियां बेलना शुरू किया और ढेर सारी रोटियां पकाने के बाद उसका खाना आखिरकार तैयार हो गया। सभी लड़कियां उसका करी चखने के लिए जमा हुई और उन्हें यह अजीब लगा, लेकिन उसने उन्हें इसे चखने के लिए प्रोत्साहित किया। लू और टिया ने एक निवाला लिया तो हिराकू सोचने लगा कि वे सब पेट भर जाने तक इसे क्यों खाते रहे। उसे लगा कि शायद वे बस उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वे सब इसे पसंद करने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी और तरह के मांस की जरूरत थी। सर्दियां नजदीक आ रही थीं और चूंकि उन्हें अपना ज्यादातर समय घर के अंदर बिताना था, इसलिए हिराकू ने हफ्तों तक जितनी हो सके उतनी लकड़ियां इकट्ठी की। जब ठंड बढ़ती है तो जाबुटन पेड़ के ऊपर जाकर सो जाता है, इसलिए हिराकू ने उसे कुछ आलू दिए और सर्दियों के लिए अतिरिक्त कंबल ले आया। लिया हमेशा की तरह झुकी हुई थी। उसने देखा कि बाकी लड़कियां उसके मांस के छेद में सुई डाल रही थीं। कुरो और बाकी कुत्ते ठीक से शिकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे टिया के गुलाबी मांस के टुकड़ों को खाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर्दियों के लिए बाकी सभी इंतजाम पूरे करने के बाद उसने सोचा कि सब्जियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसलिए उसने एक बक्सा बनाया जिसे कंबल से ढका जाएगा और बर्फ का इस्तेमाल फ्रीजर की तरह किया जाएगा। अपनी तमाम होशियार तरकीबों के बावजूद वह चाहता है कि काश वह जादू का इस्तेमाल कर पाता, भले ही सिर्फ एक बार। रात में लू उसे इग्निशन मंत्र सिखाने की कोशिश करती है और समझाती है कि पहली बार में ही मुश्किल गोलम को बुला पाना मुमकिन नहीं है। ये सुनकर उसे लगता है कि वह एक साथ कई गोलम बुलाने में सक्षम है, जो कि अद्भुत है, लेकिन लू उसे बताती है कि उसकी योजना टिया की योजना से बेहतर है।
हिराकू को लगता है कि वे सब जादू का इस्तेमाल करने में कमाल के हैं, जबकि वह बागवानी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लू उससे कहती है कि वह यहाँ सबसे कमाल का है, उसके बिना यह पूरा गांव बिखर जाएगा और वह अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत ही हर दिन सबको खाना खिला पा रहा है। वह उससे कहती है कि केवल वही यह कर सकता है और मुस्कुराती है। सर्दियों की पहली ओस पड़ती है और बर्फ जमने लगती है। घर के अंदर बिताए जा रहे समय का उपयोग करते हुए हिराकू ने कुछ क्लासिक खेल रिवर्सी और शतरंज बनाने का फैसला किया। उसने उन्हें खेल खेलना सिखाया और लू को लगा कि यह बहुत सरल है, लेकिन टिया ने उससे कहा कि ये सरल नियम ही जटिल चुनौतियां पेश करेंगे। उसने टिया से कहा कि वह सही कह रही है, जिससे लू को गुस्सा आ गया और उसने टिया को खेल के लिए चुनौती दी। 2 घंटे बाद टिया पूरी तरह हारने ही वाली थी और हिराकू ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हाथ फिसलने का नाटक किया। उसने माफी मांगी क्योंकि उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ती, लेकिन टिया ने अपनी जादू का इस्तेमाल करके सभी मोहरों को बिल्कुल वहीं वापस रख दिया जहां वे थे। वह उससे कहती है कि बच्चों की तरह खेलना शर्मनाक है और हिराकू यह देखने की कोशिश करता है कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। वह देखता है कि 2 अन्य लड़कियां शांति से रिवर्सी खेल रही हैं और कुरो बताती है कि सबसे अच्छी चाल क्या होगी। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि कुरो नियम कैसे समझ सकती है, लेकिन वह देखता है कि बाकी भेड़िए भी शतरंज सही से खेल रहे हैं और भले ही पहली नजर में यह प्यारा लगे, उसे उनसे एक तीव्र आभा महसूस होती है। लू ने उनके खिलाफ खेलने का फैसला किया क्योंकि वह हार नहीं सकती थी, लेकिन खेल का अंत अच्छा नहीं हुआ। वे चारों महजोंग खेल रहे थे और हिराकू को लगा कि वह जीत रहा है क्योंकि खेल के नियम बहुत जटिल थे। दोस्त ने लू का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन सभी लड़कियों ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बेचारे हिराकू और लू दोनों की ही बुरी तरह पिटाई हुई है। कुछ हफ्तों बाद वे बोर्ड गेम से ऊब गए, इसलिए हिराकू ने लकड़ी से बॉलिंग का सामान बनाया। भले ही यह एक साधारण खेल था, सभी लड़कियों ने इसका आनंद लिया और इस तरह सर्दियों के दिन धीरे धीरे बीतने लगे। उसने जो रचनात्मक रेफ्रिजरेटर बनाया था वह काम कर रहा था और वे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले पाए जब तक कि बर्फ पिघल नहीं गई और वसंत नहीं आ गया। लेकिन जब वह सुखद गर्म तापमान का आनंद लेने की कोशिश कर रहा था, जाबुटन ने एक विशाल राक्षस के आने की चेतावनी देने के लिए अलार्म बजा दिया। हिराकू ने आकाश की ओर देखा और एक विशाल ड्रैगन को उनकी ओर उड़ते हुए देखा, लेकिन टिया ने उसे बताया कि यह ड्रैगन नहीं है, यह एक वाइवर्न है। वाइवर्न आकाश में दहाड़ा और पेड़ को नष्ट करने के लिए आग उगलने की तैयारी करने लगा, लेकिन टिया ने बड़ी मुश्किल से उसे रोक लिया। आग का कुछ हिस्सा नीचे गिरा और लिया दूसरों के साथ उसे बुझाने दौड़ी। हिराकू ने सोचा कि वह इस स्थिति में क्या कर सकता है और सबको बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जैसे ही उसने मुट्ठी भींची, एक भाला प्रकट हुआ और उसने उसे आसमान की ओर निशाना बनाकर अपनी पूरी ताकत से फेंक दिया। भाला वाइवर्न की सुरक्षा को भेदता हुआ उसके पंखों को चीर गया। वह वापस हिराकू के पास आया, जिसने एक और वार किया जो सीधे वाइवर्न की छाती पर लगा और उसे जमीन पर गिरा दिया। जंगल के भीतर हिराकू को ड्रैगन का शव मिला और उसने सोचा कि क्या किसी ने जानबूझकर उन्हें मारने के लिए इसे भेजा था, लेकिन वाइवर्न के इतने दुर्लभ और कीमती जीव होने के कारण टिया को लगता है कि यह सिर्फ एक जंगली राक्षस था जो अकेले ही आया था। वह इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानती है, लेकिन सोचती है कि क्या वे इसका मांस खा सकते हैं। घर पर टिया कहती है कि वाइवर्न का मांस दुनिया के सबसे दुर्लभ व्यंजनों में से एक है। हिराकू ने वाइवर्न स्टेक तैयार किया और पूंछ के मांस से स्टू बनाया। सभी लड़कियों को लगता है कि हिराकू ने पहली बार कुछ अच्छा बनाया है और वह खुश है कि वे आखिरकार प्रभावित हुई हैं। लू को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है और वह सोचती है कि क्या टिया हिराकू के भाले के हमले से बच पाती, लेकिन वह उसे बताती है कि यह असंभव होगा क्योंकि वह वाइवर्न की बाधा को भी तोड़ सकता है। हिराकू पूछता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच दानव साम्राज्य के अंदर उच्च अधिकारियों को वाइवर्न के मारे जाने की खबर मिल गई है। उन्हें हराने के लिए एक पूरी संगठित सेना की जरूरत होगी, लेकिन गिनती सच बयां कर रही है। जनरल घबरा गए और डर के मारे कांपने लगे कि यह कैसे हुआ, और उनमें से एक ने तो इस्तीफा देने की बात भी कह दी। दक्षिण में ड्राइम की मांद के अंदर गुच्छी ने अपनी आंखों से वह हमला देखा और उसे लगा कि अगर हिराकू का भाला ड्रैगन्स के राजा पर भी हमला करे तो उसे भी भेद देगा। अगली सुबह हिराकू को लगा कि इतने समय तक भोजन करने के बाद भी कुछ कमी रह गई है। पीजी अंगूर का रस। उसने अंगूर तोड़ने के लिए इकट्ठा किया और रस निकालने के लिए उसने उनके अंगूरों पर पैर रखने के लिए एक मशीन बनाई। टिया और लिया ने अपने पैर अंगूरों में गहराई तक धंसा दिए और उन्हें तब तक कुचला जब तक कि चिपचिपा रस बाहर नहीं आ गया। वे एक दूसरे के ऊपर गिर गईं, यह सोचते हुए कि वे ऐसा करते समय अपनी लय कैसे बनाए रख सकती हैं। एक एल्फ ने सुझाव दिया कि वे पहले की तरह कोई गाना गाएं। रस बाहर आने लगा और टिया ने लू से कहा कि वह और हिराकू भी उनके साथ शामिल हो जाए। उन्होंने पूरा दिन अंगूरों का रस निकालने में बिताया और उन्होंने बैरल के ऊपर यीस्ट डाल दिया ताकि किण्वन शुरू हो सके। एक दिन अचानक जाबुटन ने अलार्म बजाया और हिराकू को फिर से वही पुराना एहसास हुआ। लू ने उस लड़की को अपनी बहन फ्लोरा के रूप में पहचाना। यह सुनने के बाद कि उसकी बहन का पीछा उस काले दिल वाले बदसूरत घिनौने फरिश्ते ने किया था, वह अपनी बहन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। टिया उससे वह बात फिर से दोहराने को कहती है।
हिराकू उसे यहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह बदसूरत इंसान उसकी बहन का पति है। कुरो उसे तमीज से रहने की चेतावनी देता है और बताती है कि वह इन नरभक्षी भेड़ियों का मालिक है और उसने एक वाइवर्न को भी मार गिराया था। हिराकू ने पहली बार सुना कि वे नरभक्षी भेड़िए थे और सोचता है कि नरभक्षी का क्या मतलब है। कुरो अपनी काबिलियत दिखाता है और उसे बताता है कि वह सबसे अच्छा पालतू जानवर है। बाकी लड़कियों की तरह भेड़ियों द्वारा उसे खाए जाने के लिए माफी के तौर पर हिराकू ने उसके लिए एक बढ़िया मांसाहारी रात का खाना तैयार किया है, लेकिन उसे वह नरम सफेद तरल पदार्थ पसंद है। वह उसे बताता है कि यह सिर्फ टोफू है जिसे किण्वन से बनी सोया सॉस के साथ बनाया गया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यह क्या है। उन शब्दों का क्या अर्थ है। हिराकू के लिए यह स्पष्ट हो गया है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इस दुनिया में सूक्ष्म जीव होते हैं जो किण्वन का कारण बनते हैं। इसलिए फ्लोरा इस पर शोध करने की कोशिश करती है और सोचती है कि इससे कई समस्याएं हल हो जाएंगी। कुछ दिन रुकने के बाद फ्लोरा ने जाने का फैसला किया और 1 महीने बाद वापस आ गई। अपने साथ वह नौकरानियों की एक पूरी फौज लेकर आई है और वे हिराकू से कहती हैं कि वे उनका उपयोग जैसे चाहें वैसे करें। टिया ने गौर किया कि वह अकेली है जो अपने जैसे और लोगों को नहीं लाई है प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, और उसी रात 3 अन्य देवदूतों और छिपकली जैसे लोगों के पूरे दल के साथ वापस लौटी। इन नए निवासियों के साथ वह मुर्गियां भी लाई हैं और हिराकू इस जगह को और अधिक सभ्य होते देखकर खुश है। ये नौकरानियां ओगर प्रजाति की हैं और वे सभी काम में मदद करती हैं। हालांकि उसने देखा कि उनमें से कोई भी खाना बनाना नहीं जानती, इसलिए उसने उन्हें कई तरह के भोजन तैयार करना सिखाना शुरू किया। अच्छा खाना देखकर नौकरानियों ने बेहतरीन भोजन तैयार करने के लिए मांस के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर टिया के तीनों देवदूतों ने सुरक्षा के लिए जंगल में गश्त करना शुरू कर दिया और छिपकली मानवों ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कठिन परिश्रम का जिम्मा संभाल लिया। उनके नेता ने स्कार्फ पहना था ताकि ग्रामीण उन्हें पहचान सके और हिराकू ने देखा कि यह जगह तेजी से विकसित हो रही है। तभी रिया अंदर आती है और बताती है कि वह जंगल में घूम रहे बाकी एल्व्स को ले आई है। वह सोचता है कि बाकी पुरुष कहाँ हैं, लेकिन वह बताती है कि वे सभी जंगल में मारे गए। कुछ दिनों बाद हिराकू ने सभी प्रतिनिधियों को इकट्ठा होने के लिए कहा और अचानक बुलाने के लिए माफी मांगी। चूंकि यह जगह बढ़ रही है और बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं, यह एक गाँव जैसा बनने लगा है, इसलिए वह नाम रखने में मदद चाहता था। एक नौकरानी ने जंगल के नाम पर इसका नाम रखने का सुझाव दिया, लेकिन मौत का जंगल नाम सुनकर हिराकू को लगा कि यह किसी भूतिया शहर जैसा लगेगा। जबुटन ने दरवाजे की ओर इशारा किया और हिराकू ने उसे खोला, जहां उसने बीचों बीच वह विशाल पेड़ देखा। तभी उसने इस गांव का नाम ग्रेट ट्री विलेज रखा। उस रात सभी नागरिकों ने गांव का नामकरण मनाया, एक पार्टी रखी और पहला बैरल खोला। सभी लड़कियां मेयर मेयर चिल्लाने लगीं और लू ने उनसे कहा कि वही इस काम के लिए एकमात्र व्यक्ति हैं। ये रात ग्रेट ट्री विलेज के नागरिकों के रूप में उनके नए जीवन की शुरुआत थी और उन सभी ने पीजी अंगूर के रस का आनंद लिया। टिया नशे में धुत थी और उसने उससे अपने पास बैठने की विनती की। उसने पूछा कि वह अकेले क्यों बैठा है, लेकिन उसने बताया कि वह इतना खुश है कि यह किसी सपने जैसा लग रहा है। टिया ने उससे कहा कि यह सपना नहीं है और वे पूरी जिंदगी इसी तरह साथ रहेंगे। वह उससे कहती है कि उनके नए गांव के नाम पर जाम छलकाए। हिराकू सोचता है कि उसे खुशी मिले, कितने साल हो गए हैं, और वह सोचता है कि वह मेयर के रूप में इसे एक मौका देगा। गर्मियां आते आते निवासियों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई। अंततः दानव साम्राज्य का एक प्रतिनिधि आया और उसने अपना परिचय बीजेल के रूप में दिया, जिसने हिराकू को दानव राजा का संदेश और एक बोतल भेंट की। वह यहाँ की बस्ती की स्थिति पर चर्चा करना चाहता था, इसलिए हिराकू सोचने लगा कि क्या वे उससे कर वसूलना चाहते हैं या उसे यहाँ से निकालना चाहते हैं। उसने सोचा कि क्या उसे लू या टिया से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन लू ने उसे खुद संभालने का इशारा किया। हिराकू ने हिम्मत जुटाई और दूत को बताया कि वह खुशी खुशी कर चुकाएगा और कहा कि वह केवल 10% ही देगा। ये सुनकर बीजेल हैरान रह गया और हिराकू को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया, लेकिन बीजेल ने उसकी शर्तें मान ली। जब उसने कागज पर उनका समझौता तैयार किया तो उस व्यवसायी ने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया कि वह केवल फसलों पर कर दे। फिर भी उसे चिंता थी कि वह बातचीत में बहुत आक्रामक था, इसलिए उसने बीजेल को एक उपहार के साथ घर भेज दिया। वह सोचता है कि क्या उसने सब कुछ ठीक से संभाला, और लू को लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अब उन्हें दानव राजा की सेना के तहत सुरक्षा मिलेगी। टिया सहमत है, लेकिन उसे लगता है कि 10% बहुत कम है, क्योंकि बस्तियां आमतौर पर 50 से 60% कर देती हैं, और चूंकि वे साल में केवल एक बार कर लेने आते हैं, वे उत्पादन के बारे में झूठ बोल सकते हैं। इसलिए हिराकू ने एक चमत्कारिक सौदा कर लिया। दानव राजा के महल के अंदर सेनापति हैरान है कि ग्रेट ट्री विलेज ने इतनी आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उन्हें संदेह है कि उनके पीछे कोई गुप्त मकसद हो सकता है। बीजेल इस संभावना को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि विनाश की परी और वैम्पायर राजकुमारी मेयर के ठीक बगल में खड़ी थीं। लेकिन इतना ही नहीं, वहाँ हाई एल्व्स की एक सेना और इन्फर्नो भेड़ियों का एक झुंड था, और यहाँ तक कि कातिल फरिश्तों की तिकड़ी भी गांव में गश्त कर रही थी।
बीजल डर से कांप रहा है, यह जानते हुए कि वह उनकी सख्त बातचीत को कभी मना नहीं कर सकता था। वह उनके उपहार की जांच करता है और अंदर रखे सेब देखता है, इसलिए उनमें से एक यह जांचने की कोशिश करता है कि कहीं वे जहरीले तो नहीं है। लेकिन बीजल को उनके उपहार में एक और अजीब बात नजर आती है। कपड़ा एक महान दानव मकड़ी से बना है, एक ऐसा शक्तिशाली राक्षस जिसने पिछले दानव राजाओं को भी रोक दिया था। अगली सुबह सभी ड्रैगन का शासक ड्रेम खुद को हिराकू से मिलवाता है और वह अपने साथ उन्हें उपहार देने के लिए गिनती करता है। हिराकू अंदर की महंगी तलवार देखता है, लेकिन उसे लगता है कि यह थोड़ी हिंसक है। फिर भी वह उस व्यक्ति को धन्यवाद देता है और पूछता है कि वे आज यहाँ क्यों आए हैं। वह व्यक्ति बताता है कि ड्रिम की मांद उनके गांव के ठीक दक्षिण में है, इसलिए वे उन्हें अपना पड़ोसी मानते हैं और औपचारिक अभिवादन के लिए यहाँ आए हैं। हिराकू उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता है, इसलिए ड्रिम अपने मानव रूप में बदल जाता है और एक बार फिर अपना परिचय देता है। रात में वह उनके द्वारा बनाए गए पीजी अंगूर के रस का आनंद लेता है और अधिक मांगता है, लेकिन उसका सहायक उसे हिराकू के गांव के लिए परेशानी बनने से पहले वहां से जाने के लिए कहता है। उनके द्वारा तैयार किए गए उपहारों के साथ उनके जाने के बाद हिराकू को एहसास हुआ कि अब बहुत से मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए अगले दिन हिराकू ने संभावित मेहमानों के लिए एक गेस्ट हाउस बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा वह नहीं चाहता था कि देवदूत किसी भी मेहमान को डराएं और जब भी जाबुटन उन्हें किसी मेहमान के आने की सूचना देता तो सभी लिजर्डमैन युद्ध के लिए तैयार हो जाते। यह एक उचित स्वागत से बहुत दूर था, इसलिए उसने घंटी का उपयोग करके आगंतुकों के लिए एक नया संकेत बनाया और टिया और लू को मिलाकर एक स्वागत दल तैयार किया, लेकिन मुख्य नौकरानी ने इसे स्वीकार नहीं किया। यदि आगंतुक दुर्भावनापूर्ण हुए तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता था, इसलिए उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे हाई एल्व्स और लिजर्डमैन को शामिल कर लिया। जैसे ही सारी तैयारियां पूरी हुई, हाउलिंग विलेज से मेहमानों का एक नया समूह आ पहुंचा। वे व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे, इसलिए लू ने इसे संभालने और उनका गांव में स्वागत करने का फैसला किया। उसने उनसे पूछा कि क्या यह उनका पूरा समूह है और उनके नेता ने दावा किया कि वे सब यही हैं। ये सुनकर लू ने उससे कहा कि वह बाकी लोगों को दुश्मन मानेगी और जंगल में पीछे रह गए लोग चिल्लाने लगे। उनके नेता ने माफी मांगी कि उनमें से कुछ पीछे रह गए थे और लू ने उससे कहा कि लोगों का अलग होना खतरनाक है, इसलिए उन्हें यहाँ रहते समय संयम बरतना चाहिए। मेहमानों के गेस्ट हाउस में दिन बिताने के बाद लू ने रात के लिए उनका दरवाजा बंद कर दिया और हिराकू ने सोचा कि वे उनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। टिया ने उससे पूछा कि क्या उसने अभी तक यह गौर नहीं किया है। हर आगंतुक हमेशा कोई न कोई उपहार लेकर आता है सिवाय इनके, और यही कारण है कि जंगल में छिपे उनके सैनिकों के साथ उनके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया है। अगली सुबह हिराकू सोचता है कि वे उन्हें पीजी अंगूर का रस क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुख्य नौकरानी उसे बताती है कि यह उन मेहमानों के साथ व्यवहार में अंतर है जो तलवारें लाए थे और जो नहीं लाए। वह चाहता है कि कम से कम उन्हें और भोजन दिया जाए, लेकिन नौकरानी उसे ठंडी नजरों से देखती है। फिर भी हर कोई उन्हें वाइन परोसने के खिलाफ था, लेकिन हिराकू ने फिर भी उन्हें मेज पर वाइन रखने के लिए मजबूर किया। उनसे बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए हिराकू को पता चला कि वे एक ऐसे गांव से थे जो शिकार या खनन से अपनी आजीविका चलाते थे, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने पड़ोसियों के साथ व्यापार करने की आवश्यकता थी। लेकिन हाल के संघर्ष के कारण जो उन्हें व्यापार करने से रोक रहा है, वे व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए ग्रेट ट्री विलेज आए हैं। उनमें से एक खुश है कि उन्होंने छिपना बंद कर दिया, वरना वे इस भोजन का आनंद नहीं ले पाते। और टिया चालाकी से पूछती है कि वे क्यों छिप रहे थे। वह आदमी उसे बताता है कि अगर कुछ बुरा होता तो किसी को वापस जाकर अपने बाकी गांव वालों को बताना पड़ता। आखिरकार नेता ने व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की। दोनों के पास कोई मुद्रा न होने के कारण वे वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं। हालांकि चूंकि उनका गांव काफी दूर है और ग्रेट ट्री विलेज सबसे खतरनाक जगहों में से एक में स्थित है, इसलिए वे हिराकू से पूछते हैं कि क्या वे गांव आने वाले पक्ष होंगे। इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए हिराकू ने सोचा कि कुरो और बाकी भेड़िए गाड़ी में सामान ले आएं, इसलिए वह मान गया और उनसे पूछा कि आज वे व्यापार के लिए क्या लाए हैं। उस आदमी ने उसे चांदी और कांच का सामान दिखाया जो उन्होंने अयस्कों से बनाया था, और हिराकू को लगा कि उनका सामान उनके जीवन स्तर को काफी बेहतर बना देगा। बदले में वे खाने पीने की चीजों का व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए हिराकू खुशी खुशी मान जाते हैं। यह उनके व्यापारिक संबंधों की शुरुआत थी और जाने से पहले मुखिया ने आने पर उपहार न लाने के लिए माफी मांगी। उनके गांव में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, इसलिए उन्होंने वादा किया कि अगली बार वे कुछ जरूर लाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वह कीमती न हो क्योंकि उनका गांव गरीब है। हालांकि हिराकू ने उनसे कहा कि आकार मायने नहीं रखता, भावना मायने रखती है। जल्द ही हाउलिंग विलेज के साथ व्यापार का उनका पहला दिन आ गया और लड़कियों ने हिराकू से पीछे रहने को कहा क्योंकि टिया उनकी प्रतिनिधि के रूप में काम करेगी। ड्रिम अंगूर के रस के एक बैरल के बदले सभी को वहां ले जाने के लिए सहमत हो गया। समय के साथ ड्रिम अंगूर के रस के लिए नियमित रूप से आने लगा और हमेशा अपने साथ खजाने लाता था, इसलिए हिराकू उसे देखकर हमेशा खुश होता था। उसने अंगूर के रस के लिए उसे धन्यवाद दिया और चला गया। कुछ दिनों बाद टिया वापस आई और हिराकू को बताया कि उन्होंने सब कुछ व्यापार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। शुरुआत में नागरिक हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्होंने वह खाना पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने उन्हें मुफ्त नमूने देने का फैसला किया और जल्द ही
हर कोई इसे पसंद करने लगा। टिया ने बताया कि मेयर ने पूछा है कि क्या कुछ ग्रामीण ग्रेट ट्री गांव में रहने आ सकते हैं। कुल मिलाकर 20 निवासी हैं। अगले सप्ताह बीस्ट गर्ल्स अपना परिचय देती हैं और कहती हैं कि वे मानसिक रूप से तैयार हैं कि हिराकू उनका जैसा चाहे उपयोग करे, बस वह उन्हें छोड़े नहीं। हिराकू उससे कहता है कि वह अल्बामा से है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि वे रिश्तेदार नहीं हैं, और उससे कहता है कि वह उनका ख्याल रखेगा। वह उनसे पूछता है कि क्या वे युवा पुरुषों को ले आए हैं, और वह 3 युवा पुरुषों को देखता है। यह वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन वह प्रार्थना करता है कि वे भविष्य में इस गांव को बचा लेंगे। सभी नए निवासियों के साथ कुछ समय रहने के बाद हिराकू गौर करता है कि हर कोई जादू का उपयोग कर सकता है, यहाँ तक कि छोटे स्लाइम भी। वह असंभव के बारे में चिंता न करने की कोशिश करता है और खेती पर ध्यान देता है, लेकिन एक भूकंप जमीन को हिला देता है और एक फरिश्ता उसे यह बताने आती है कि एक खूंखार वाइपर और एक ग्रैपलर भालू लड़ रहे हैं। वह उसे चेतावनी देती है कि यह गांव को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जैसे ही वह उसे लड़ाई की जगह ले जाती है, वह सोचता है कि उनका स्वाद कैसा होगा। वह उनके विशाल आकार को देखता है और उससे उसे जितनी जल्दी हो सके उनकी ओर ले जाने के लिए कहता है। वह उसे तेजी से आगे ले जाती है और एक ही वार में वह उन दोनों को खत्म कर देता है। सभी किलर एंजल्स हैरान हैं कि उसने एक ही प्रहार में इन महान जानवरों को मार गिराया। घर पर वह पीजी ग्रेप जूस का इस्तेमाल करके मांस पकाने लगता है और लड़कियां बहुत दुखी हैं कि उनका ग्रेप जूस बर्बाद हो गया। जहां तक वाइपर की बात है, उसने उसे तला और उसे बिल्कुल फ्राइड चिकन जैसा स्वाद आया। उसने गौर किया कि कुछ कमी है और वह उस रात फ्लोरा से उसके किण्वन अध्ययन के बारे में पूछने गया। उसने उसे बताया कि उसने कोई प्रगति नहीं की है और उसे झोपड़ी 3 बार फिर से बनानी पड़ी है। हिराकू को नहीं पता कि यह कैसे संभव है, लेकिन वह वादा करती है कि वह विस्फोटकों का इस्तेमाल कम से कम करेगी। मुर्गियों ने आखिरकार अंडे दे दिए हैं, इसलिए वह अंडे फेंटना शुरू करता है, नमक और सिरका मिलाता है और थोड़े तेल के साथ वह मेयोनेज बनाता है। तभी डोनोवन नाम के एक आदमी के नेतृत्व में बोनों का एक समूह वहां आ पहुंचा। उन्होंने पीजी अंगूर के रस के बारे में सुना है और वे माफी मांगते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके पास सबसे बेहतरीन रूसी पेय बनाने की तकनीक है। आसावन का उपयोग करके वह हिराकू को एक नई तरह की स्मूदी देता है और हिराकू सोचता है यह उसके पिता द्वारा उसे पीटने से भी कहीं ज्यादा तेज है। डोनोवन का दल और अधिक पीजी स्मूदी बनाने के लिए गांव में ही रुक गया और इसलिए हिराकू ने गांव में शामिल हुई 20 महिलाओं और बोनों के स्वागत के लिए एक पार्टी रखी। ड्राइम फिर से शराब पी रहा है और लू खुश है कि वह अकेले ही उनके गांव को अमीर बना रहा है। उसका सहायक उसे बांध कर ले जाता है और बोना उन्हें शरण देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। अगली सुबह एक ड्रैगन सीधे गांव की ओर उड़ता है और हिराकू उसे कोई समस्या पैदा करने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइम उसे नीचे गिरा देता है। एक तीसरा ड्रैगन डरावनी आभा के साथ प्रकट होता है, इसलिए हिराकू ड्राइम को बचाने के लिए अपना भाला फेंकता है। आखिरी पल में ड्रैगन बाल बाल बच जाता है, लेकिन ड्राइम का सहायक उसे बताता है कि वे दुश्मन नहीं है, जिससे हिराकू हैरान रह जाता है। वह 2 नई महिलाओं का परिचय देता है। वे ड्राइम की बेटी लास्टिसमोन और मॉमी मिलकर ग्राफलून है। उससे पूछता है कि उसकी पत्नी और बेटी यहाँ क्यों हैं, और ड्राइम स्थिति समझाने की कोशिश करता है। वह रात में लगातार घर से चुपके से निकल रहा था, इसलिए मॉमी मिलकर को चिंता थी कि उसका कोई और चक्कर चल रहा है। ड्राइम समझाने की कोशिश करता है कि यह सब उच्च राजनीति है, और मॉमी मिलकर को लगता है कि उसका शक आखिरकार सही साबित हो गया। ड्राइम उनसे जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालने की विनती करता है। आखिरकार वह खुद भी थोड़ा डरपोक है, इसलिए उसमें ऐसा अफेयर करने की हिम्मत कभी नहीं होगी। हिराकू स्थिति को और खराब करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन ड्राइम कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है और उनसे माफी मांगने को कहता है। हिराकू खुश है कि अंत में सब कुछ ठीक हो गया, और उसके जाने के बाद ड्राइम ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वह समझती है कि वह इतने समय से क्या कर रहा था। संख्या में कम होने के बावजूद हिराकू का भाला अकेले ही उनके पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंक सकता है। मम्मी मिलकर जाबुटन के बिना उस भाले से नहीं बच पाती, जो उनकी एक पुरानी दोस्त है। वह लास्टी से कहती हैं कि वह उसे एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपेंगी। वह कुछ समय के लिए इसी गांव में रहेगी। वे इस तरह की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वह कम से कम यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी शक्ति कभी उनके खिलाफ इस्तेमाल न हो। ड्राइम उससे पूछता है कि क्या वह इस बारे में सुनिश्चित है, लेकिन मॉमी मिलकर को लगता है कि लास्टी के लिए यही सबसे अच्छा परिणाम है। हिराकू खुशी खुशी उसका गांव में स्वागत करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि वह बहुत शक्तिशाली है और उसकी छींक से ही उसकी सारी मेहनत उड़ जाती है। वह सोचता है कि ड्रैगन किस काम आ सकते हैं, इसलिए टिया उसे याद दिलाती है कि ड्रिम जैसे ड्रैगन बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। इसलिए हिराकू को लगता है कि वह राजनयिक संबंधों के लिए अच्छी रहेगी। अगली बार जब बीजेल उनसे मिलने आया तो उसने लास्टी को देखा और तुरंत उसे पहचान लिया। वह कुख्यात पागल विनाश का ड्रैगन थी। उसने पूछा कि आज यहाँ आने की क्या वजह है। उसने संतरे मांगे, पर उसने कहा कि वे खत्म हो गए हैं, तो उसने उसे स्ट्रॉबेरी लेने के लिए कहा। बीजेल उसके सींग देखकर बुरी तरह डर गया और बोला कि वह जो भी कह रही है उसके 10 डिब्बे दे दे। उसने ऑर्डर तैयार किया और पूछा कि क्या वह उन्हें गिनना चाहेगा, पर वह तो बस यहाँ से निकलने का समय गिन रहा था।
डेमोनिक कैसल में वापस बाकी जनरल हैरान हैं कि सर्वशक्तिमान ड्रैगन लास्टी अब उनके बीच है। वे उन पर नजर रखने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई विकल्प न होने पर बीजेल अपनी गुप्त योजना का इस्तेमाल करने की सोचता है। उसके घर के अंदर उसकी बेटी फ्लोरम कमरे में आती है। वह उससे कहता है कि वह उनके बीच रहेगी और उनकी सैन्य ताकत की जांच करेगी। वह उससे कहती है कि वह निश्चित रूप से सफल होगी और उनके गांव में टेलीपोर्ट हो जाती है। प्रवेश द्वार पर लास्टी अपना परिचय देती है, लेकिन फ्लोरम पहले से ही जानती है कि वह कितनी शक्तिशाली है। जैसे ही वह गांव में घूमी, फ्लोरम ने देखा कि वहां कई अलग अलग प्रजातियां थीं, लिजर्ड मैन, ऑग्रेस, बीस्टमैन और यहाँ तक कि बौने भी। मुख्यालय के अंदर उसने देखा कि वैम्पायर राजकुमारी वहीं रह रही है। उनके पास हाई एल्व्स भी हैं जो पुरुषों का अपहरण करती हैं और उनका शिकार करती हैं। उनके वहां होने से उनकी सेना के जीतने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि इन्फर्नो भेड़ियों और दानव मकड़ियों को एक साथ देखकर उसका सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया है। अपने बनाए चार्ट के अनुसार अब केवल मेयर ही बचा है और वह निश्चित रूप से उन सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। वह सोचती है कि यह आदमी कितना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन तभी हिराकू को वहां से गुजरते देख वह सोच में पड़ जाती है कि इतना कमजोर व्यक्ति इस गांव में कैसे रह रहा है। वह उससे पूछता है कि क्या वह रास्ता भटक गई है, लेकिन वह कहती है कि उसे किसी कमजोर इंसान की चिंता की जरूरत नहीं है। गांव वापस आकर लास्टी उसे बताती है कि वह अभी मेयर से मिली है। वह भले ही एक इंसान है, लेकिन वह उसकी माँ को हरा सकते हैं। फ्लोरम हैरान रह जाती है क्योंकि उसने उनके साथ बहुत बदतमीजी की थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हिराकू ने देखा कि वह लास्टी के करीब आ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह उसके सामने इतनी असहज क्यों थी। एक दिन स्लाइम्स की संख्या बढ़ने लगी और अंततः उनमें से एक ने उनका सारा अंगूर का रस पीना शुरू कर दिया। सभी लड़कियां उस स्लाइम को खत्म करने के लिए तैयार थीं। उन्होंने पहला परीक्षण शुरू किया और उसे दोषी पाया। हिराकू को स्लाइम पर दया आई, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और वह दावतों के दौरान दिखाई देने लगा। आखिर एक प्यारा स्लाइम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पतझड़ का मौसम आया और जब हिराकू भोजन का आनंद ले रहा था तो उसने सोचा कि काश वह भोजन के साथ कुछ सी फूड भी खा पाता। फ्लोरम उससे कहती है कि अगर उसे समुद्र तक पहुंच चाहिए तो उसके पास 100 लड़कियां तैयार हैं। उसे समुद्र तक पहुंच चाहिए तो वह समुद्री उत्पादों के व्यापार के लिए गांव के दक्षिण में स्थित बंदरगाह की यात्रा कर सकता है। लास्टी वहां उड़कर जाने की पेशकश करती है और बाकी लड़कियां उसके साथ हो लेती हैं। वे उड़ान भरती हैं और हिराकू खुश था कि ऐसे लोग हैं जो उसके खाने का इतना आनंद ले रहे थे। 3 दिन बाद समुद्र के शहर से एक व्यापारी लास्टी के साथ वापस आया और उन्हें वे सभी मछली उत्पाद दिखाए जो वह लाया था। मछली के साथ साथ वह यहाँ 3 मुख्य लक्ष्य पूरे करने आया था। पहला, इस गांव के मेयर का उचित स्वागत करना। दूसरा, व्यापार वार्ता शुरू करना। और तीसरा, इस गांव के लिए आधिकारिक व्यापार राजदूत बनना। अपने वर्षों के अनुभव से वह ग्रेट ट्री विलेज के मुनाफे को कई गुना बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, इसलिए लड़कियां उनके प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला करती हैं। बातचीत के एक लंबे दिन के बाद व्यापारी जाने के लिए तैयार था और अगली बार अंगूर के रस के व्यापार पर चर्चा करने के लिए उत्साहित था। लेकिन लास्टी ऐसा नहीं होने देने वाली थी। हिराकू को यह बहुत अच्छा लगा कि अब उनके व्यापार को एक पेशेवर संभालेगा और लू को खुशी थी कि अब उन्हें बेहतर मूल्य मिलेगा। घर लौटते समय व्यापारी ने ग्रेट ट्री विलेज की ओर एक नजर डाली। रात में हिराकू ने इकट्ठे किए गए नए सी फूड को तैयार किया और सभी लड़कियों को खिलाया। अगली सुबह एक और ड्रैगन आ गया और उसने सोचा कि यह ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है। उसने जंगल में एक आग का गोला फेंका, जिसका मतलब था कि वह हिराकू से लड़ना चाहता है। उसने अपना भाला तैयार किया और निशाना चूक गया, लेकिन यह ड्रैगन को हराने के लिए बिछाया गया एक जाल था। जंगल के अंदर उसे एक और सिरफिरी दिखी और वह सोचने लगा कि वह जंगल क्यों जला रही थी। उसका नाम हारुकिन है और वह ड्रीम की बड़ी बहन है। वह उसे बताती है कि लास्टी की शादी करने की कोशिश उसकी गलती है। हिराकू सोचता है कि उनका क्या मतलब है और हारुकिन कहती है कि ड्रीम उसकी शादी मेयर से करना चाहती थी, लेकिन ड्रीम को लगता है कि अंगूर के रस की वजह से उसने ऐसी बातें कही। अपनी भतीजी की शादी की बात सुनकर वह यह देखने आई कि मेयर असल में कितना ताकतवर है। आखिर उसे यह नाइंसाफी लगी कि 900 साल छोटी लड़की की शादी पहले हो रही है। बीजेल बाकी जनरलों को सूचित करता है कि प्राचीन ड्रैगन हाकुरेन भी ग्रेट ट्री विलेज में इकट्ठा हो गया है। डेमन लॉर्ड आह भरता है। दानवी महल में 3 लड़कियां दानव राजा की बेटी के पास जमा हुई और उससे फ्लोरम को ग्रेट ट्री विलेज से बचाने की विनती की। अपने दफ्तर में बीजेल अपनी बेटी से मिलने के लिए टेलीपोर्ट हुआ और पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने उसे सीधे मुद्दे पर आने को कहा क्योंकि उसके पास समय नहीं था और उसने बताया कि राजकुमारी ग्रेट ट्री विलेज पर हमला करने के लिए सेना जुटा रही है। उन्हें उसकी रिपोर्ट पर शक होने लगा था क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी गांव इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। डेमन लॉर्ड भी अपनी बेटी को रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे और उनके आक्रमण का दिन कल है। वे 300 सैनिक इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वह गांव पर हमला करने से पहले ही उन्हें डराकर भगाने का कोई रास्ता निकाल लेंगी।
फ्लोरम सोचती है कि उन्हें डराने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर उन्होंने लास्टी और हाकुरेन को भेजा तो वे पूरा राज्य ही नष्ट कर देंगे। लेकिन उसे एक तरकीब सूझती है। अगली सुबह एक जोरदार धमाके से जंगल के पेड़ नष्ट हो जाते हैं और सैनिक लड़कियों से रहम की भीख मांगते हैं। वे हैरान हैं कि बिना कुछ खास किए उन्हें सेब के 10 बक्से मिल रहे हैं। गांव में फ्लोरम दानव साम्राज्य की 3 लड़कियों का परिचय कराती है और कहती है कि वे काम करते करते मर जाना चाहती हैं। वह लड़कियों से कहती है कि अगर वे कड़ी मेहनत करना शुरू कर दें और अपनी पहचान गुप्त रखें तो वह उनकी गलतियों को माफ कर देगी। इसका मतलब है कि यूरी को अब कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी और उसे लगता है कि वह इस नए जीवन के साथ ठीक रहेगी। गांव घुमाने के बाद लड़कियां रात का खाना खाती हैं और खुश हैं कि उन्हें अब इस गांव में राजनीति की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हिराकू ये देखकर खुश है कि वे इतनी जल्दी घुल मिल गई हैं और लू नई लड़कियों से मिलने आती है, लेकिन वह देखता है कि लू का आकार नहीं बदला है। उसने गौर किया कि उसका रूपांतरण जादू पूरे दिन काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वह बीमार है। हफ्तों तक जानवरों के बच्चों के साथ खेलने के बाद यूरी को अपने पिता के चिंतित होने से पहले गांव छोड़ना पड़ा, इसलिए उसने जाने से पहले दूसरी लड़कियों को अलविदा कहा। महल के अंदर दानव राजा बीजेल का सामना करता है और उससे कहता है कि उसकी बेटी गांव से आने के बाद से बदल गई है। वह बेकार नहीं रही है और लौटने के बाद से लगातार व्यस्त है। बीजेल उससे कहता है कि शायद वह कूटनीति और राजनीति में रुचि ले रही है। ये शब्द सुनकर दानव राजा को लगा कि शायद वह किसी लड़के से मिली है और उसने सोचा कि वह उसे ढूंढने के लिए पूरे राज्य को तहस नहस कर देगा। यूरी के जाने के कुछ देर बाद उन्होंने सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी और हिराकू को इतनी शानदार फसल देखकर हैरानी हुई। लास्टी ने पूछा कि क्या वह अपने माता पिता के लिए थोड़ा अतिरिक्त भोजन ले सकती है और हारुकिन भी अपने माता पिता के साथ कुछ साझा करना चाहती थी। उसके पिता उत्तर में रहने वाले एम्परर ड्रैगन हैं और उसकी माँ दक्षिण में रहने वाली हरिकेन ड्रैगन है। हिराकू को वे नाम बहुत डरावने लगे, इसलिए वह उनके साथ कुछ भोजन साझा करना चाहता था। सबसे पहले लास्टी ने शिशातों शहर जाते समय ड्राइम को भोजन दिया और व्यापार के लिए कुछ फसलें छोड़ी। जाहिर है एक विशाल राक्षस मछुआरों के लिए समस्या पैदा कर रहा था, इसलिए लास्टी ने उसे संभालने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह निश्चित रूप से वही समुद्री भोजन है जिसकी हिराकू तलाश कर रहा था। इस बीच हाकुरेन उत्तर की ओर गई और वापस आते समय वह और भी एल्फ्स को साथ ले आई, लेकिन रिज मास्टर उनसे कहते हैं कि वह बस यह सोच रहे थे कि वे रात को कहां सोएंगे। वह वादा करते हैं कि वह कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और एल्फ लीडर उन्हें धन्यवाद देती है। उस रात हिराकू ने पुरुषों के लिए एक स्नान घर बनाने का फैसला किया ताकि लड़कियां उसे नहाते हुए न देख सकें। आखिरकार पतझड़ खत्म होने लगा और सर्दियां आने वाली थीं। उन दिनों में से एक दिन हिराकू ने देखा कि लू बिस्तर पर पड़ी है और उसने सोचा कि उसकी तबीयत ठीक क्यों नहीं है। उसने उसे बताया कि यह कुछ गंभीर नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ मौसम की वजह से हो सकता है और बुखार कोई बड़ी बात नहीं है। सेना सोचती है कि क्या लू को हाल ही में खट्टी चीजें खाने की इच्छा हो रही है, और यह सुनकर लू को एहसास होता है कि उसे वास्तव में टमाटर और खट्टे फल खाने का मन कर रहा है। सेना ने उसे बताया कि हाउलिंग विलेज के एक व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए हिराकू ने उससे पूछा कि अंत में उनके साथ क्या हुआ। उसने उसे बताया कि उन्होंने उसे बच्चा होने पर बधाई दी थी। सर्दियां खत्म होने के बाद हिराकू सूरज निकलते ही उठकर स्ट्रेचिंग करने लगा। यह उसकी सुबह की दिनचर्या बन गई थी और वह बहुत जल्दी उठने से बचता था, क्योंकि नौकरानियां उससे पहले उठने की जिद करती थीं। स्लाइम किसी तरह शराब के एक और पीपे में घुस गया था और गांव की महिलाएं एक बार फिर उसे सार्वजनिक रूप से सजा देने के लिए तैयार थीं। उसने पाया कि लोग दोपहर में भोजन करने के आदी नहीं थे, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वे दिन भर केवल एक बार खाकर काम करें, इसलिए उसने उन्हें दोपहर का भोजन देना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद हिराकू एक नया काम शुरू करना चाहता था और उसने तरह तरह के गुलाब और फूल लगाने शुरू कर दिए ताकि उनका गांव थोड़ा सभ्य लगे। इसके अलावा उसने बच्चों के लिए फर्नीचर और खिलौने बनाना शुरू कर दिया। भले ही उसे निर्माण का कोई अनुभव नहीं था, जैसे जैसे समय बीतता गया उसने तलवारें बनाना शुरू कर दिया ताकि ग्रामीण अच्छी कसरत कर सकें। हिराकू की लकड़ी की तलवार भी अजीब लग रही है, इसलिए वह अकेले अभ्यास करने का फैसला करता है। वह कुछ खंजर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क एल्फ उसे यह दिखाने आती है कि यह कैसे किया जाता है। हालांकि वह जानता है कि वे छोटी छोटी कोशिशें उसके बड़े भाले की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन हिराकू जानता है कि वह इस भाले का इस्तेमाल सिर्फ अपनी किसी कमी को छिपाने के लिए कर रहा है। खेती के लंबे दिन के बाद उसने अकेले स्नान किया और रात में आराम करने की कोशिश की, लेकिन उसे हमेशा अपने ऊपर किसी के होने का एहसास होता है। अगली सुबह सेना उसे बताने आई कि उनके गांव में एक अजनबी आदमी आया है। महान पेड़ के पास वह एक आदमी को झुके हुए देखता है और सोचता है कि वह सभी फरिश्तों और झाबुटन से बचकर कैसे आ गया। लू उस आदमी को देखती है और उसे पूर्वज के रूप में पहचान लेती है। उनके गेस्ट हाउस के अंदर वह उसे प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा करने पर बधाई देता है, क्योंकि यह इस दुनिया में वैम्पायर्स के लिए सबसे दुर्लभ घटनाओं में से एक है। हिराकू को यह सब बहुत अच्छा लगता है,
वह उन गिने चुने प्राणियों में से है जो 4000 वर्षों से अधिक जीवित रहे हैं और उन्हें जन्म से ठीक पहले ईश्वर से मिलना याद है, लेकिन उन्हें उनका सटीक रूप याद नहीं है क्योंकि वे लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अपनी यादें मिटाते रहते हैं। ऐसी उत्कृष्ट कृति के पास रहने से उन्हें संतुष्टि मिलेगी, लेकिन हिराकू कहता है कि वह उन्हें मूर्ति नहीं दे सकता, जिससे उनका दिल टूट जाता है। इसके बजाय उसने उसके लिए एक और मूर्ति बनाने की पेशकश की। जाने से पहले उसने हिराकू से पूछा कि इस मूर्ति की कीमत क्या होगी, लेकिन हिराकू ने उससे कहा कि भगवान ऐसी चीज नहीं है जिसे वह बेच सके, इसलिए पूर्वज ने उसे मुआवजा देने का कोई तरीका खोजने का वादा किया। विशाल गिरजाघर के अंदर पुजारी ने 50 साल बाद उसकी वापसी पर उसका स्वागत किया और पूर्वज ने उस मूर्ति को मंदिर के सबसे बेहतरीन हिस्से में स्थापित कर दिया। चूंकि हिराकू ने भुगतान लेने से मना कर दिया, इसलिए उसने उपहार के रूप में अपने देश का सबसे शानदार पियानो भेजा। लड़कियों को लगा कि पियानो बजाना सीखने से रिज गॉड प्रभावित होंगे, लेकिन उसे खोलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से कोई भी इतनी महंगी चीज के टूटने का दबाव नहीं झेल सकता। उन्होंने हिराकू से एक पुराना पियानो लाने की विनती की ताकि वे उस पर अभ्यास कर सकें। माइकल के साथ कुछ बातचीत के बाद वह लड़कियों के लिए एक नया पियानो लाने में सफल रहा। गांव में हर कोई साथ मिलकर अभ्यास करने लगा, लेकिन हिराकू को अब रात में सोने की कोई उम्मीद नहीं थी। साल की बड़ी फसल कटाई का समय आ गया था और पूरी सुबह काम करने के बाद लू ने हिराकू को दोपहर के भोजन पर बुलाया। उसने देखा कि वह कितनी मेहनत कर रहा है, इसीलिए उसने उसका ड्रिंक बेहतर बनाने के लिए उसे बर्फ का एक टुकड़ा दिया और कहा कि वह खुद पर ज्यादा दबाव न डाले। उसने उसे कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसे चिंता हुई कि क्या उसका घूमना फिरना ठीक है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि सभी लड़कियों ने उसे व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि प्रसव के समय उसका शरीर मजबूत रहे। इतने समय बाद भी हिराकू को यकीन नहीं हो रहा कि उसके पेट में बच्चा है। रात के खाने पर सभी लड़कियां सोचती हैं कि बच्चा कितना भारी होगा और वे सभी चाहती हैं कि वे लू की किसी भी तरह मदद कर सकें। वह उनसे कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे इस बात की चिंता है कि वह पीजी अंगूर का रस नहीं पी सकती। जाबुटन बेबी शावर के लिए तैयार है। मेयर के कार्यालय के अंदर फरिश्तों की तिकड़ी उसे सूचित करती है कि गांव का मनोबल गिर रहा है और वे सभी हार मानने वाले हैं, तो उन्हें बचाने के लिए वे उनसे सारा अंगूर का जूस बेचने की विनती करती हैं। उनकी एकमात्र इच्छा लू को अधिक आरामदायक महसूस कराने की है, लेकिन हिराकू को यह सराहनीय लगने के बावजूद उन्हें लगता है कि सारा जूस बेचना एक गलती होगी। इसलिए वह उन्हें डटे रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि थोड़ा और पुराना होने पर इसका स्वाद और बेहतर हो जाएगा। ये सुनकर कि इसका स्वाद बेहतर होगा, राक्षस उत्साहित थे लेकिन बौने नहीं। वे सोच रहे थे कि अब कोई उनके स्मूदी क्यों नहीं लेना चाहता, और डोनोवन ने वादा किया कि वह अब इसमें वह सफेद मलाईदार पदार्थ नहीं मिलाएंगे। हिराकू ने स्थिति समझाई और डोनोवन खुश था कि उसकी खास क्रीम की वजह से लोगों ने शराब पीना बंद नहीं किया था। गांव में शांति के कई सप्ताह बीत गए, लेकिन हिराकू को बस अपनी पत्नी की चिंता थी। उसके प्रसव का समय निकट था और तभी उसकी नजर मेज पर रखे फूल पर पड़ी। यह टिया और अन्य फरिश्तों का तोहफा था, जो बर्फ के पहाड़ पर खिलने वाले सबसे दुर्लभ फूलों में से एक है। डार्क एल्व्स की मुखिया अपनी गुप्त पहाड़ी एल्फ दवा देने आई थी। यह अब तक की सबसे बेहतरीन दवा है और उसे उम्मीद है कि लू जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकेगी। अंत में वह लू को उसके पिता के खजाने से एक कीमती पेंडेंट भेंट करता है। भेड़िया शिकार किया हुआ कुछ भोजन लाते हैं और जाबुटन के बच्चे उसे बच्चों के कपड़े उपहार में देना चाहते हैं। एन उसे पुडिंग देती है, लिया उसे फूलों का ताज देती है और फ्लोरा अपनी बहन को टमाटर और टोफू का मिसो सूप देने आती है। और हिराकू खुश है कि उसने इतने समय बाद आखिरकार मिसो बनाया। छिपकलियों का नेता मदद न कर पाने के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वे अंडे से पैदा होते हैं, लेकिन वह अपने बच्चे को मजबूत बनाने के लिए अपना खून देने की पेशकश करता है। सभी उपहार मिलने के बाद हिराकू ने एक लकड़ी का हथौड़ा देखा और लू ने उसे बताया कि डोनोवन ने इसे बनाया है क्योंकि यह जल्द ही काम आएगा। बात खत्म करने के बाद लू ने अपने पेट में एक अजीब सी हलचल महसूस की और समझ गई कि अब समय आ गया है। सभी नौकरानियां प्रसव की तैयारी के लिए जल्दी जल्दी तौलिए लाने लगीं और हिराकू दूसरे कमरे में इंतजार करते हुए खुद को असहाय महसूस करने लगा, यह जानते हुए कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसने अंगूर के पेड़ को देखा और उस छोटी गुफा में चला गया जिसे उसने बनाया था। उस रात दोनों चंद्रमा चमक रहे थे, जो उसे यहाँ की अपनी पहली रात की याद दिला रहे थे, जब उसने उन्हें अकेले देखा था। वह सबसे दूर अकेले रहना चाहता था, लेकिन अब जब सब यहाँ हैं, तो उसे यकीन था कि यही वह जीवन है जो वह चाहता था। समय धुंध की तरह बीत गया और उसे लगा कि उस रात के बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। वह लड़खड़ाते हुए लू के पास गया और उसके बच्चे को देखा। उसने उसे पास आकर गोद में लेने को कहा तो हिराकू ने सावधानी से उसे अपनी छाती से लगाने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे गोद में लिया और उसकी मुस्कान देखी, सब कुछ सच लगने लगा। वह सचमुच पिता बन गया था। अपनी पुरानी दुनिया में वह एक बीमारी से जूझ रहा था, इसलिए उसकी बस यही उम्मीद है कि उसका बेटा कभी वह दर्द न सहे। वह अपने बेटे से कहता है कि उसके लिए मजबूत बने, लेकिन लू उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वे दोनों मिलकर उसे मजबूत बनाएंगे।
उन्होंने अपने बेटे का नाम अल्फ्रेड रखने का फैसला किया और हालांकि वह आधा वैम्पायर था, वह बिल्कुल एक सामान्य इंसान जैसा दिखता था। यह वह जगह थी जहां उसने अकेले शुरुआत की थी और वह खुश था कि हर कोई उसके साथ जुड़ गया और इस पूरे समय उसका समर्थन करता रहा। उनके द्वारा लाए गए सभी उपहारों को याद करते हुए वह उनकी दयालुता के लिए उन्हें धन्यवाद देने का तरीका खोजना चाहता था। इसीलिए उसने गांव के सभी नेताओं को एक साथ इकट्ठा किया। वे सोच रहे थे कि वे यहाँ क्यों हैं। इसीलिए हिराकू ने उन्हें एक इनाम पदक दिखाया जो उसने उनके लिए बनाया था। ये उन सभी लोगों को धन्यवाद देने का उसका तरीका था जो गाँव बनाने के लिए यहाँ मौजूद थे। उसने गौर किया कि यह पैसों जैसा ही लग रहा है और हिराकू ने समझाया कि उसकी उम्मीद है कि वह अंततः इस गाँव के लिए एक मुद्रा विकसित करेगा। फिलहाल सारा काटा गया अनाज उसे दिया जाता है और उसे ही सबको बांटने की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। इससे मुद्रा के आधार पर फलों का मूल्य तय करके लोगों के पक्षपात की समस्या भी हल हो जाएगी। हिराकू इन वाउचर को एक उपहार के रूप में शुरू करना चाहता था जिसे किसी भी चीज के बदले बदला जा सके। हिराकू ने हर ग्रामीण को एक पदक दिया और कुरो तथा जाबुटन के परिवारों को 30-30 सिक्के दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी सिक्के अपने हाथों से बनाए ताकि कोई भी उनकी नकल न कर सके। सबकी प्रतिक्रिया अलग थी। बौनों को अंगूर का रस चाहिए था, दूसरों को फर्नीचर और फरिश्तों ने उन्हें ड्रेम के महंगे हथियारों के बदले बदल लिया। अंततः लोगों ने अपनी मुद्रा के बदले फर्नीचर मांगना शुरू कर दिया, लेकिन उनका मूल्य अभी भी अस्पष्ट था। बच्चों के लिए उन्होंने इसके बजाय मेयर को एक दिन के लिए किराए पर लेने का फैसला किया। सब कुछ शांत होने के कुछ समय बाद आखिरकार उनके बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए बड़े त्योहार का समय आ गया। सभी लड़कियां महीनों में पहली बार जूस पी रही थीं। डोनोवन और अन्य बौने एक बड़ा पीपा लाए और कहा कि यह जूस का वह खास पीपा है जिसे उन्होंने अपने सभी सॉल्टी बिस्किट खेलों से मिले सफेद पदार्थ को मिलाकर बनाया है। लू को समझ आ गया कि हथौड़ा इसी काम के लिए था, तो दोनों ने उसे पकड़कर बैरल खोल दिया। हिराकू ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी मजेदार चीज के जश्न में बैरल खोलेगा, इसलिए उसने सबसे कहा कि आज रात सब मुफ्त में पिएं। सभी लड़कियां जूस का आनंद लेती हैं और डोनोवन उससे पूछता है कि क्या उसे यह नई गुप्त रेसिपी पसंद आई। लू उससे कहती है कि वह कुछ नहीं पी सकती क्योंकि अब उसके पास मम्मी मिल्कर्स हैं और डोनोवन को लगता है कि उसकी पूरी योजना बर्बाद हो गई है। उसने मेयर की पत्नी को चुराने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे एक विचार आया है। वह उनसे इसे बोतल में भरने के लिए कहता है ताकि वे इसे जल्द ही पी सकें, लेकिन हिराकू को लगता है कि इसे 20 साल के लिए बोतल में बंद करना बहुत अच्छा होगा ताकि जब उसका बच्चा बड़ा हो जाए और डोनोवन मर जाए तब वे इसका आनंद ले सके। इतने समय से हिराकू इस बौने की योजना समझ चुका था। वह जानता था कि डोनोवन का गुप्त सफेद पदार्थ इसे पीने वाली किसी भी महिला को गर्भवती कर देगा, लेकिन हिराकू इतना सीधा था कि वह चाहता था कि डोनोवन इस पेय से गांव की सभी एल्फ्स को गर्भवती कर दे ताकि वे उसे अकेला छोड़ दें। डोनोवन को एहसास होता है कि वह फंस गया है और वह सबको पीने से रोकने के लिए भागता है। हिराकू खुश है कि आखिरकार इन सभी महिलाओं से उसे छुटकारा मिल गया। डेमोनिक किंगडम ने हिराकू की संतान के जन्म के बारे में सुना है और उन्हें बधाई देना चाहते हैं। उनका गांव बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है, इसलिए उनका मानना है कि आगे बढ़ने की उनकी एकमात्र योजना यूरी की शादी गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति से करना होगी। माइकल को जन्म की खबर मिली है और वह एक लंबा और लाभकारी संबंध बनाए रखने के लिए उन्हें बेहतरीन उपहार भेजना चाहते हैं। टिया ने पता लगाया है कि जंगल में अभी भी बहुत से लोग रहने की जगह तलाश रहे हैं और हाल ही के युद्ध के बाद ड्रीम के राज्य और दानव राज्य में बहुत से शरणार्थियों को आश्रय की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह 100 से अधिक लोग हैं और हिराकू को एहसास होता है कि उनके वर्तमान गांव में शायद उन सभी के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। इसलिए लू एक बेहतरीन समाधान सुझाती है। वे उन सभी के लिए एक दूसरा गांव बनाएंगे और टिया को लगता है कि ग्रेट ट्री विलेज 2 और भी बेहतर होगा। आखिरकार इस गांव ने उन सभी को बचाया था, इसलिए वे भविष्य में दूसरों को भी उसी तरह बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं। वे सभी खुशी खुशी रहने लगे।